अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम केपलर्स लॉ को डिस्कस करेंगे। केपलर्स लॉ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में हमने इन्वर्स स्केयर लॉ को डिस्कस किया था, जिससे रिलेट करता है केपलर्स लॉ। क्या होता है केपलर्स लॉ? तो इसको हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। अर्ली इन द 17th century, before Newton's discovery of laws of motion, Kepler, on the basis of deep study and accurate observation of planetary motion, announced the following three laws which describe the motion of प्लैनेट्स। यानी कि 17वीं सदी के शुरू में न्यूटन ने जो अपने लॉज पेश किए थे, उनकी डिस्कवरी से पहले की बात है। जब केपलर सर ने अपने एक मुकम्मल डीप स्टडी और एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस की मदद से, जो कि उन्होंने प्लैनेटरी मोशन के ऊपर की थी, उस एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस और डीप स्टडी की बेस के ऊपर केपलर सर ने हमें 3 लॉज पेश किए थे, जो कि प्लैनेट्स की मोशन से रिलेट करते हैं। वो 3 लॉज कौन से थे? ये वो 3 लॉज है। सबसे नंबर 1 इज़ लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया एंड नंबर 3 इज़ लॉ ऑफ पीरियड्स। ये क्या होते हैं तीनों लॉज? इन सब को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले मज़ीद हम इन लॉज के बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। दीज लॉज, यानी कि जो पॉइंट नंबर 1 है, इसको डिस्कस कर रहा हूँ। These laws were formulated on the empirical basis, यानी कि on the basis of observation, यानी कि इनको ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर इन लॉज को डिस्कवर किया गया था। These laws gives us a simple and accurate description of their motions but do not offer any explanation। ये हमें प्लैनेट्स की मोशन के बारे में ब्रीफली बताते हैं, मगर कोई ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते इसको। These laws proceeded the discovery of the laws of gravity by more than half a century। यानी कि इन्हीं लॉज की बुनियाद के ऊपर तकरीबन कोई आधी सेंचुरी में, जो आने वाले वक्त में जो नेक्स्ट हाफ सदी थी, उसकी इन्हीं लॉज की मदद से वहाँ पर फिर लॉज ऑफ ग्रेविटेशन को भी डिस्क्राइब किया गया था, डिस्कवर किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द सेकेंड लॉ comes about from the fact that the gravitational field of the sun is central. The other two laws are consequences of the fact that the gravitational force varies on the inverse square law of distance। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें पता होने चाहिए केपलर्स लॉ के बारे में। इन चीज़ों को ये चीज़ एक्सप्लेन करता है ये लॉ। बात करेंगे अब हम सबसे पहले केपलर्स फर्स्ट लॉ को। ठीक है, केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या होता है, इसकी मुकम्मल मैथमेटिकल डेरिवेशन को हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे इसको। केपलर्स प्रॉब्लम इज कंसर्न्ड विद फाइंडिंग द पॉसिबल ऑर्बिट ऑफ अ कॉमेट और एनी अदर ऑब्जेक्ट टू इन्वर्स स्केयर लॉ फोर्स। फॉर एग्जांपल, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स is orbital motion of two masses m1 and m2 around sun is given by। ठीक है, तो हमें पता है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इस चीज़ के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, कोलम्स फोर्स इन ऑर्बिटल मोशन ऑफ टू चार्जेस q1 एंड q2 इज गिवन। कोलम फोर्स के भी बारे में हमें पता है कि इस चीज़ के बराबर होती है। ठीक है, इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में जो हमारे पास जो सेंट्रल फोर्स है वो किस चीज़ के बराबर होती है? इस चीज़ के बराबर होती है। लास्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सिंस द पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ के बराबर होती है? इस चीज़ के बराबर होती है। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की फाइनल वैल्यू आती है। इसको भी हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था। मज़ीद उसकी स्टेप वाइज कैलकुलेशन की हुई है। नाउ इक्वेशन फॉर थीटा आर बिकम्स है। तो इक्वेशन हमारे पास एक मौजूद है। ठीक है, इक्वेशन को हमने ड्राइव किया हुआ है सबसे मोशन वाले जो लेक्चर था हमारा उसके अंदर। तो वहीं से उसी इक्वेशन को हमने यूज़ किया, कुछ सब्स्टिट्यूशंस की, तो हमें ये इक्वेशन नंबर हमें 8 मिल चुकी है यहाँ पर। ठीक है, इसी इक्वेशन को अब हमने मज़ीद सॉल्व करना है। ठीक है, तो मज़ीद देखते हैं हम इसमें कौन सी सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये जो हमारे पास ये जो वी आर है ना, इसकी जगह पे जब हम इसकी ये वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों स्टेप्स के अंदर, यानी कि ये जो स्टेप है ना, इस स्टेप के अंदर और इस स्टेप के अंदर फ़र्क क्या है? सिर्फ हमने ये चीज़ की, वी आर की जगह पे इसकी वैल्यू ये वाली पुट कर दी है, बाकी और कुछ नहीं किया। ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम एज इट इज़ है। इसको हमने क्या दिया, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भी कुछ लेट कर लेते हैं चीज़ें। ये लेट u इज इक्वल टू 1/r, इस चीज़ के बराबर इसको रख लेते हैं। तो यहाँ से हमें du/dr इज इक्वल टू -1/r स्क्वायर के इक्वल मिल जाएगा। यहाँ से हम du की वैल्यू इसके बराबर, या फिर हम यहाँ पे dr की वैल्यू निकालना चाहें तो हम ये वाली वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2 वैल्यूज़ को यूज़ करना है, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, यानी कि इस जगह पे हम पुट कर देंगे dr की वैल्यू, और जहाँ जहाँ पर हमें 1/r की फॉर्म में डाटा नज़र आएगा वहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे
यू उसकी पुट कर देंगे, ठीक है। जब उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास मज़ीद देखें यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको ये जो 2u है जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारे पास जो e है ये किसके बराबर होता है, -l²u/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो ये जो 2 है जब इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2e = -l²/u, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल चुकी है, तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखें 2e नज़र आ रहा है, दरमियान से u को स्किप कर दें तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे से रिप्लेस कर दिया, -l² के साथ हमने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। बाकी फैक्टर जो है वो सेम है, एज इट इज़ हमारे पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मज़ीद यहाँ पे भी देखिए हमारे पास -l² नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए -l²u, तो यहाँ पे उसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 2e पुट कर सकते हैं, तो पूरा फैक्टर बन जाएगा 2ue, ठीक है। उसको तरतीब वाइज लिख दिया है। इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट बाय यूजिंग स्टैंडर्ड इंटेग्रल, एक मज़ीद एक इंटीग्रेशन में एक फार्मूला ये वाला, ठीक है, इस चीज़ के बराबर होता है, इसी को हम यूज़ करेंगे। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 5 का नाम दे दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें कुछ वैल्यूज़ मिलेगी, कुछ सब्स्टिट्यूशन, ये जो हमारे पास ए आ रहा है, ये जो हमारे पास ए बी सी आ रहे हैं, इनकी वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिलेगी। कंपेयर कर जब करेंगे तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा, यू के बराबर आ जाएगा डेफिनेटली। यहाँ पे देखिए यू है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो आई एम सॉरी, यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो x है यहाँ पे, ठीक है, dr लिखा हो, यहाँ पे x आएगा, ठीक है। तो x की बराबर इस चीज़ के बराबर या b देखे किसी, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, जो है वो जो a है ये देखिए -l, यहाँ पे देखिए ax² है ना, तो यहाँ पे देखिए u, x की जगह पे तो u आ गया, ठीक है। यहाँ पे a की जगह पे क्या आ रहा है, -l², तो यहाँ पे देखिए हमें a की वैल्यू क्या मिल गई है, -l² वैल्यू मिल गई। यहाँ पे देखिए हमारे पास bx आ रहा है, यहाँ पे देखिए हमारे पास x की जगह पे तो u आ गया, पीछे ये जो 2uk है ये किसकी वैल्यू हमें मिली है, यहाँ पे हमें b की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। इसी तरह अगर हम c की वैल्यू देखें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास c आ रहा है, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है 2ue, तो वो हमें क्या मिल गई है, c की वैल्यू मिल गई, ठीक है। इन्हीं 4 इक्वेशंस को, ये जो 4 वैल्यूज़ हमें मिली है, इनको हमने पुट कर देना है इस फैक्टर के अंदर, इस फार्मूले के अंदर। जब हम पुट करेंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। जब हम इसकी मज़ीद डेरिवेशन करेंगे तो हमें, और देखें हम इसकी डेरिवेशन कर किस तरह से सकते हैं। तो ये हमारे पास कांस्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है, इसको कंफ्यूज ना होइएगा ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है वो इस 2 को हम यहाँ पे सीधा करके लिख दिया -2l², बाकी फैक्टर सारा सेम एज इट इज़ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इन तीनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, 2u l² फैक्टर मिल चुका है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कांस्टेंट है, इधर हम सॉरी माइनस लिखना था, उधर जाके प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो हमारे पास ऊपर वाले फैक्टर में से हम कॉमन ले सकते हैं, 2uk को कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास ये चीज़ रह जाएगी, ठीक है। इसी तरह नीचे वाले में से भी हम 2uk को कॉमन ले सकते हैं, जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये चीज़, और अंदर हमारे पास ये वाली चीज़ रह जाएगी, ठीक है। तो अगर इस स्टेप की समझ ना आए तो मज़ीद आप दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप शॉर्ट है, अगर वो किया हुआ होता तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होनी थी। वो कौन सा स्टेप है, वो ये स्टेप है कि इस फैक्टर पूरे फैक्टर में से हमने कॉमन लेना है। यहाँ हम सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इसको कॉमन लिया, ये हमने इसको कॉमन ले लिया, ठीक है, ये किया हुआ है स्टेप। यहाँ से जब हम इसको, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म में बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये दो फैक्टर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, ये वाली चीज़ रह जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे ये जो साइन इन्वर्स है उधर जा कर के हो जाएगा, हमारे पास साइन बन जाएगा, ठीक है। अब हमें इस सब्स्टिट्यूशन का भी पता है, ठीक है, तो ये हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इस साइड पर ये चीज़ रह जाएगी। तो यहाँ पर मज़ीद देखें ये जो थीटा माइनस पाई, जब इसको रिवर्स करेंगे तो माइनस बाहर चला जाएगा, यानी कि माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये कॉस थीटा में साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो उसको हमने कॉस से रिप्लेस कर दिया। तो इसी तरह ये फैक्टर हमारे पास, ये जो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो पीछे हमारे पास ये फॉर्म रह चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट इसमें देखें, यहाँ से देखें जो है वो लिखा हुआ है ना l²u/uk, तो यहाँ पे देखें जो u है, u की जगह पे ये जो ऊपर वाला u है, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/r को रिप्लेस कर दिए, ठीक है। बाकी फैक्टर सारा सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो हमारे पास जो l²u के आ रहा है ना, ये हमारे पास आ रहा है a के बराबर आ रहा है, और ये जो टर्म है ना इसको हम लेट कर लेते हैं, इसेंट्रिसिटी के बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं सेमी लेटस रेक्टम कहते हैं, और ये जो है इसको हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 6 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ रह जाएगी, यानी कि ये वाली जो टर्म हमारे पास इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, a आ गया है,
और ये जो नीचे वाली टर्म है इसकी जगह पे इसेंट्रिसिटी आ गया, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म रह गई है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी यहाँ पे जाकर कॉज के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है, ये वन इधर माइनस है तो उधर जाकर यहाँ पे हमारे पास प्लस हो चुका है। इसी तरह इसको हम सीधा करके लिखेंगे तो ये हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी जो कि रिप्रेजेंट करती है हमारे पास केपलर्स फर्स्ट लॉ को। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं विच इज़ द पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक, हैंस द ऑर्बिट ऑफ इक्वेशन इज एलिप्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ, और सेकंड लॉ को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही डिस्कस करेंगे। सो केपलर्स फर्स्ट लॉ को हमने डिस्कस किया आज के लेक्चर में। उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को थोड़ी सी कंप्लेसिव है, बट स्टेप वाइज और ध्यान से करी जाए तो इसमें कोई मुश्किल नहीं आती। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना है पूरा लेक्चर, पहले इसको तैयार करना है फिर बाकी लेक्चर्स के ऊपर जाना है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हमने बात करनी है केपलर्स सेकंड लॉ के बारे में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।